हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्क क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से सीटेट से संबंधित 30 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज हम आप लोगों को हल करवाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या है कि सीटेट का पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग जो भी है क्वेश्चंस जो हैं हम उनको हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगर हम लोग इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर एक बार नज़र डालेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, पहले चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, प्रेक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना सिखाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम सीटेट क्वेश्चन पेपर्स में जो भी पॉजिटिव क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हम आंसर भी पॉजिटिव ही देखते हैं, नकारात्मक क्वेश्चंस को हम कैंसिल कर देते हैं। चलिए ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित, दोस्तों क्या है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन सही है, लिखा हुआ ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। सक्रिय शब्द जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसका ध्यान रखना है कि ज्ञान को हम क्या कर रहे हैं, सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार का कौशल प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण करना भी, खोज करना, ये भी क्या है, टैग वर्ड है। तो पूरा ऑप्शन जो है पॉजिटिव है। अच्छा, बाकी 3 क्वेश्चन में क्या कमी है, इन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि प्रेक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। प्रेक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन, ये दूसरों की अवलोकन करने का मतलब नकल करने से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उद्दीपन क्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से अनुभव करने के लिए अनुबंधित है। एक तो यहाँ अनुबंधित है, दूसरा नियंत्रण है, इसको भी हम देख सकते हैं, इसलिए सही नहीं हो सकता है। और पुरस्कार और दंड की व्यवस्था जो है वो जीन पियाजे ने नहीं कही है, तो जहाँ पर भी हम देखते हैं दंड और पुरस्कार आता है तो वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो है वो पहला वाला ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चालक क्वेश्चन नंबर 2 है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास क्रम कैसे होता है? शीर्षगामी, अधोगामी, परिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत स्थूल परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, परिष्कृत स्थूल चालक विकास। यहाँ पर दोस्तों क्या है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये जो सिद्धांत है यहाँ पर हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी थर्ड आंसर जो है सही है।
लिखा हुआ है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं, फिर भी चालक विकास का क्रम जो है वो स्थूल से सूक्ष्म तक है। तो ये थर्ड आंसर इज राइट है। आगे बढ़ते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, यानी व्यक्ति वयस्क कब होता है, वयस्कता की बात करी जाती है। तो यहाँ पर किशोरावस्था आ जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि वयस्क जो है, बालक जो है वो वयस्क हो जाता है किशोरावस्था में, है ना। 12 इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। मध्य बाल्यावस्था नहीं हो सकती है, राइट आंसर किशोरावस्था है, किशोरावस्था। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर किसी दिन इस पर सही तरीके से डिस्कशन कर लेंगे। आगे देखते हैं। क्या हो गया, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी माँ, उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? एक बच्चा है, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है, अगर वह पकड़ा गया तो जेल भेज दिया जाएगा। कोहलवर्ग के अनुसार बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यहाँ पर क्या है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड के बाद ये चौथा ये है, और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, इसका थर्ड आंसर होगा। यहाँ उन्होंने दंड और आज्ञापालन के अभिविन्यास की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये सही हुआ। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब वाइगोस्की क्या कहते हैं? मौखिक संवाद अपने आप से कहते हैं, यानी यहाँ पर जो बच्चे अपने आप से संवाद करते हैं, यानी अपने आप से ही बातें करते हैं, ऐसे बच्चों को वाइगोस्की ने क्या कहा है? देखिए, ऐसे बच्चों को लेब वाइगोस्की ने कहा है व्यक्तिगत वार्ता। इसका राइट आंसर सेकंड है। अगर यहाँ वाइगोस्की की जगह पर आंसर में पियाजे दिया होता, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि पियाजे दिया होता तो यह अहम केंद्रित हो जाता। क्लियर? आगे देखते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है?
तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो देखिए, क्वेश्चन को जरा दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं, बार बार कट जा रहा है। यहाँ पर दिया है कि खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर ये जेंडर रूढ़िवादिता का आंसर है। कह रहा है खिलौने हैं, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, है ना, एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना, है ना, उनको जोड़ना, संबंधित करना, ये क्या है, एक जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें हम क्या कहते हैं। उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नेगेटिव पॉइंट है ना। उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, ये पॉजिटिव है। ये फोर्थ आंसर इज राइट है इसका। उपेक्षा क्यों करेंगे, उपेक्षा भी हम नहीं कर सकते। एक प्रारंभिक कक्षा की जो बच्ची है, यानी शुरुआती कक्षा की जो बच्ची है, प्रारंभिक कक्षा में जो शुरू में स्कूल पढ़ने जाती है, तो वो अपने साथ कौन कौन से अनुभव लाती है, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। शिक्षक को क्या चाहिए कि वह जो है तुलना को अधिकतम करे या विशेष संस्कृतियों, समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। फोर्थ ऑप्शन इसका दिखाई नहीं दिया, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों तक जो है इसका आंसर पहुंच जाए। ठीक है, लिखा यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। फोर्थ आंसर इज राइट। इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। एक शिक्षक है ना, एक शिक्षक को तो यही चाहिए कि वह सभी की संस्कृतियों का सम्मान करे और उनको कक्षा के अंदर महत्व दे। तो बाकी 3 ऑप्शंस क्या है कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना करे। भाई वह विद्यार्थियों के बीच तुलना करने की तो कोई बात ही नहीं है, तुलना नहीं करनी है। ठीक है, वह विशेष संस्कृतियों या समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। अगर हम किसी समुदाय के बच्चों को बढ़ावा देंगे तो भी ये पक्षपात की बात हो जाएगी, और पक्षपात तो हमें करना ही नहीं है। यहाँ सीटेट में पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव आंसर नहीं देना अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो। विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधताओं की अनदेखी क्यों करेंगे। यहाँ पर देखिए अनदेखी शब्द, हमें किसी चीज़ की अनदेखी नहीं करनी है, किसी एक चीज़ को विशेष तौर पर बढ़ावा नहीं देना है, हमें किसी की तुलना नहीं करनी है। तो पॉजिटिव आंसर यही जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, फोर्थ आंसर राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की वकालत करता है। शिक्षा का अधिनियम 2009 की वकालत करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है।
ये 2000 शिक्षा का अधिकार 2009 जो है वो किसकी वकालत करता है? तो यहाँ पर आ जाएगा ये समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। दूसरा आंसर इसका राइट है। आगे देखते हैं। ये विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका राइट आंसर समावेशी शिक्षा ही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देने की बात करता है। वो चाहे किसी भी जाति, वर्ग, किसी भी तरह का बच्चा हो, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देने की बात समावेशी शिक्षा में कही गई है। तो इसका ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? चलिए देखते हैं। हम लोग थोड़ा ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन छोटा है ताकि हम लोगों को साफ साफ नजर आ जाए। ठीक है, देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली का मिलान जो है वो हम यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ, यानी प्रतिभाशाली बच्चे शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं वो जल्दी भी सीखते हैं और इसकी स्वतंत्रता, आज़ादी उनके पास होती है कि वो जल्दी सीखें। उसके बाद आता अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, यानी जो पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है वो अधिगम रूप से अशक्त बच्चा होगा। तो अधिगम अशक्तता का हो गया धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सृजनात्मक, तो सृजनात्मकता का हो जाएगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। सृजनात्मक बच्चे मूल समाधानों के बारे में सोच सकते हैं। अब फोर्थ बचा है तो उसी के साथ हो जाएगा ये, इसका ये हो जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत जो है वो अवधान कमी, अतिसक्रियता, व्यतिक्रम आसानी से प्रचलित हो जाता है। अब देख लीजिए, पहले का डी, दूसरे का ए, दूसरे का ये, फिर तीसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का सी। हाँ तो बेटा आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आप खुद ही मिलान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब सीखते हैं? जब शिक्षक में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। चारों ऑप्शन क्लियर पहले पढ़ लेते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। देखिए राइट आंसर इसका है फोर्थ, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। एक तो वर्ड है सक्रिय आ गया है ना, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो ये क्या हुआ? सही आंसर हुआ। बाकी में क्या दिक्कत है? शिक्षक में होने वाली सभी घटनाओं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। भैया नियंत्रित करना नहीं कर सकते हम। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कैसे कर सकता है? वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। भैया पाठ्य पुस्तक की बात करेंगे, रटने की बात बिल्कुल नहीं करनी है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, ये भी गलत बात है ना, निगेटिव पॉइंट है। तो फोर्थ आंसर ही इसका
राइट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, क्या प्रश्न है? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है, प्रेरित करने की बात कही गई है तो प्रेरित तो हम कर सकते हैं, है ना। तो प्रेरित पूछने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित शब्द भी जो है वो क्या है? आपका निगेटिव है। हम बच्चे को हतोत्साहित नहीं कर सकते कक्षा में, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। पूछने की अनुमति नहीं है भैया, पूछने की अनुमति नहीं होगी तो फिर बच्चा तो बिल्कुल चुपचाप क्लास में बैठेगा, फिर उसके आने का कोई मतलब ही नहीं है। पूछने से रोकना चाहिए भैया। उसको अगर हम प्रश्न पूछने से रोकेंगे तो भी तो नहीं बनता है। विद्यालय में बच्चे को शिक्षा देने के लिए बुलाया जाता है तो हम उसे प्रश्न पूछने से क्यों रोकेंगे? तो क्या है, हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए उनको प्रेरित करेंगे ताकि वो बार बार क्लास में हम जब भी प्रश्न पूछे तो वो जवाब देने के लिए तैयार हो, उससे प्रश्न पूछें। इससे पता चलेगा कि बच्चा जो भी हम पढ़ाते हैं क्या वो बच्चा सच में याद कर पाता है या नहीं याद कर पाता है, या सच में उसने कुछ सीखा है हमसे नहीं सीखा है। तो उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे हम। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो इसमें यहाँ पर आ गया नहीं शब्द। निगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन निगेटिव है तो हमारा आंसर भी इसका निगेटिव ही देना, गलत आंसर वाला ही सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। कंठस्थीकरण एवं स्मरण करना, पुनरावृत्ति अभ्यास करवाएंगे, ठीक है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। तो सार्थक अधिगम क्या है? हम पुनरावृत्ति और अभ्यास के लिए भी हम कहेंगे बच्चों से, है ना। निर्देश भी दिए जाएंगे, हम संचालन भी करेंगे। अधिगम का ये हिस्सा हो सकता है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रियाएं, खोज है और पारस्परिक क्रियाएं भी अधिगम का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन कंठस्थ करना और स्मरण करना ये जो है, कंठस्थीकरण और स्मरण करना ये अधिगम का एक हिस्सा नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए राइट आंसर इसका पहला ही जाएगा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण करना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं? सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सकारात्मक की बात हो रही है, ध्यान रखना है। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। सबसे पहले तो हमें सबसे ऊपर ही इसका राइट आंसर मिल गया है। देखिए, एक तो सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं एवं प्रेरित रहते हैं। सकारात्मक विश्वास, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करता है कि हमेशा वो उनसे सीखने के लिए उत्सुक रहता है, प्रेरित रहता है शिक्षक से। जब शिक्षक का व्यवहार बढ़िया होगा, शिक्षक के प्रति सकारात्मक विश्वास उत्पन्न होगा बच्चे में, तो बच्चा हमेशा उनसे सीखने के लिए उत्सुक रहेगा और प्रेरित रहेगा। ये इसका राइट आंसर है। बाकी भैया निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास बंद कर देते हैं, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। उत्साह भंग हो जाता है, भैया उत्साह भंग क्यों हो जाएगा? उत्साह भंग हो जाएगा, बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। ये तो सारे आंसर गलत, इसका पहला आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बच्चों की गलतियाँ।
बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ये गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं, लापरवाह कर देंगे तो बच्चों का तो मान हो जाएगा, है ना। सीटेट में तो बच्चों के लिए जो है ऐसा हम बोल ही नहीं सकते कि बच्चे लापरवाह हैं। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर उन्हें तुरंत सुधार देनी चाहिए। ये बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर क्यों सुधार दें, बार बार अभ्यास करने, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। अधिगम का एक भाग है एवं उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देखी जाती है। ये सही है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन, यानी महत्वहीन का मतलब है अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में महत्वहीन, यानी इसका कोई महत्व ही नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका थर्ड आंसर राइट है। अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, जो बच्चा गलतियां करता है वो अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या है? मूल्यांकन को एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर, देखो वस्तुनिष्ठ लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, गलत है ये। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ठीक है। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। भाई नंबरों के संदर्भ में मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ नंबर ही, केवल नंबर ही नहीं होता है। केवल शब्द लग गया तब भी निगेटिव हो जाएगा। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। भाई अलग गतिविधि के रूप में क्यों? अलग तो किसी चीज़ को कभी करना ही नहीं है, तो इसका पॉजिटिव ये जो है राइट आंसर ये हुआ। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। मूल्यांकन भी क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। निष्क्रिय एवं व्यक्तिपर भी, निष्क्रिय एवं व्यक्तिपर क्यों होगी? जानकारी तो ज्ञान को रखना ही नहीं है। जानकारी शब्द तो एनसीएफ में बिल्कुल जो है ज्ञान को जानकारी नहीं कह सकते हैं, नकारा गया है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों पहला वाला है। सक्रिय जो है शब्द जहाँ भी नजर आ जाएगा सक्रियता की बात होती है, वो सबसे पहले राइट आंसर होता है। एक सक्रिय, सीटेट में यही तो खूबी है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्यों को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है। आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4 ऑप्शन दिख जाने चाहिए। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चे शिक्षक जो है समाधान करने के लिए
समस्या का समाधान करना है तो वो किस तरीके से जो है बच्चों को प्रोत्साहित करेगी। चलिए देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, नहीं ये तो नहीं हो सकता भाई, पाठ्य पुस्तक समाधान लिखकर, ये कोई बात नहीं हुई। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करना हो सकता है कुछ हद तक। आगे पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर बल देकर। कंठस्थ करना, इसका मतलब ये निगेटिव है। कंठस्थ करना, स्मरण करना, निगेटिव वर्ड होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना, ये फोर्थ आंसर बिल्कुल राइट है इसका। दूसरा वाला भी इसका गलत है। पाठ्य पुस्तक के एक ही प्रकार के प्रश्नों, अगर एक ही प्रकार के प्रश्नों का हम अभ्यास कराते रहेंगे, है ना, तो फिर ये गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इज राइट है इसका। बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। विविध वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है? अधिगम केंद्रित विधि इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। 4 ऑप्शन। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तीसरा पॉइंट है, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होती हैं। बहुबुद्धि आयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। इसमें क्या है कि बुद्धि जो है वो बहुआयामी है। फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय ना की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कई सारी योग्यताएं शामिल हैं। बुद्धि के मामले में इसका चौथा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है, यानी सबसे पहले सामाजिकरण बच्चा कहाँ से सीखता है, ये बात कही गई। इसमें प्राथमिक सामाजिकरण की बात की गई है, तो प्राथमिक सामाजिकरण जो है उसमें परिवार इसका राइट आंसर है। अगर द्वितीय होता तो विद्यालय आ जाता। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होनी चाहिए। भैया निम्न क्यों होनी चाहिए? ऐसा तो भेदभाव नहीं होता कि बच्चों की सोच निम्न हो, ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है? नहीं, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है? नहीं, मात्रात्मक सोच हो ही नहीं सकती, सोच तो गुणात्मक होती है। ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन इज राइट, यानी बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है जेंडर। जेंडर क्या है? जैविक निर्धारक है, मनोवैज्ञानिक सत्ता है, सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है, ना कि मनोवैज्ञानिक, ना ही ये जैविक निर्धारक है, ना ही ये आर्थिक अवधारणा है। ये एक सामाजिक संरचना है, यह सामाजिक संरचना है। 26 क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो सबसे पहले शारीरिक होगा, फिर संज्ञानात्मक, सामाजिक और उसके बाद में संवेगात्मक होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें आंसर सही है? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। चलिए इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। सभी बच्चे जो है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। केवल वर्ड आ गया, निगेटिव हो गया। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित तथा सीमित करती है। भैया सीमित क्यों करेंगे? सीमित शब्द है, सीमित करना होना ही नहीं चाहिए। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें दंड और पुरस्कार की व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। तो यहाँ पर इसका सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखा जाता है, ना कि खाली स्लेट के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। पहला ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 और ये आखिरी क्वेश्चन है सीरीज का। निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है? वर्तुल प्रक्रिया है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, विलंबित अनुकरण है, विचारों की अनुत्क्रमणिकता है। तो इसका जो है राइट आंसर है विचारों की अनुत्क्रमणिकता, इसका राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि हमारे इसी तरीके के और वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुंचते रहें समय समय पर। तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।